नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर पलामू से है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। पलामू में आर्थिक तंगी से तंग आकर एक परिवार ने ऐसा कदम उठाया जिसने मां की ममता पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिले के लेस्लीगंज में एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को 50,000 में बेच दिया। बच्चे का जन्म 9 अगस्त को हुआ था। मां ने इस बात की जानकारी बिना किसी को दिए ये कदम उठा लिया था, लेकिन मामला सामने आने के बाद खुद सीएम ने मामले की जानकारी ली थी और डीसी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद डीसी के निर्देश पर लेस्लीगंज थाना पुलिस और सीडब्ल्यूसी ने लातेहार से बच्चे का रेस्क्यू किया और बच्चे की मां को सौंप दिया गया। साथ ही सीडब्ल्यूसी की टीम बच्चे की मां से पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी कर रही है। तो देखिए, यह पूरा जो मामला सामने आया था, बताया जा रहा है कि उस मां ने आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने की वजह से, तंगहाली की वजह से उसने अपने मासूम का सौदा किया। 50,000 रुपए में उसने उस मासूम को किसी और के हाथ दे दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासनिक अमले तक पहुंची, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी निर्देशित किया, जिसके बाद से अब रेस्क्यू भी किया गया है और बच्चे को वापस लौटा दिया गया है। तो पलामू में बच्चे के बेचे जाने की खबर के बाद झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू जा रहे हैं। मंत्री पलामू जाकर परिजनों से मुलाकात करेंगे। मंत्री ने कहा कि महिला ने किस परिस्थिति में बच्चे को बेचा, मैं इसकी जानकारी लूंगा। आर्थिक स्थिति इतनी क्या कमजोर हुई, यह जानने की भी जरूरत है। और उनके गांव तक जाऊंगा, किन कारणों से वो अपने बच्चे को बेचने पर मजबूर हुए वो परिवार, मैं देखूंगा। और सरकार के स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्थानीय प्रशासन को कहा है कि त्वरित कार्रवाई करिए, जांच करिए। और न सिर्फ वो परिवार बल्कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में जो आर्थिक मजबूती है वो इतना कम न हो लोगों के पास कि वो अपने पेट पालने के लिए बच्चों को बेच दे। तो मैं भी जाकर के देखता हूँ। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार के सिस्टम को फेल बताया और सीएम से खाद्य आपूर्ति मंत्री से इस्तीफा लेने की बात कही। साथ ही जेएमएम ने इस घटना को लेकर सरकार को संवेदनशील बताया है। मां ने बच्चे को जन्म दिया, उसको तुरंत 1 हफ्ते के भीतर उसने बेच दिया। कितनी उसकी मजबूरी रही होगी। क्या राज्य सरकार का जो सिस्टम है पूरे तरीके से फ्लॉप कर गया। देखिए, उस घर में अनाज नहीं है खाने को। स्वास्थ्य मंत्री का और जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं उनका इस्तीफा लेना चाहिए और उन पर भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। ये राज्य सरकार एक्सपोज हो गई है कि किस तरीके से जब माँ को अपने नवजात शिशुओं को बेचना पड़े पैसे के लिए, इलाज के लिए। हमने देखा है भूखमरी से मरते हुए लोगों को झारखंड में। आज ये घटना जो सामने आई है वो दुखद है और किन परिस्थितियों में हुआ है इसका आकलन, इसकी जांच करवाएगी राज्य सरकार और गंभीरता पूर्वक करवाएगी। आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। खबर धनबाद से है, जहां के अंबे आउटसोर्सिंग में शुक्रवार को भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 6 मजदूरों से भरी वैन गिर गई थी और सभी की मौत हो गई थी। 3 के शव को शुक्रवार को ही रेस्क्यू कर लिया गया था और बाकी 3 के शव को शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। सभी मजदूरों के शव को उनके परिजनों को सौंपा गया है, लेकिन घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। धनबाद सांसद ढोलू महतो सहित अन्य यूनियन नेता ने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग को घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कह रहे हैं। साथ ही परिजनों के हंगामे के बाद मृतक आश्रित को 20-20 लाख रुपए मुआवजा और नियोजन सहित अन्य राशि दिलाने पर सहमति बनी है। साथ ही दाह संस्कार के लिए 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। परिवार वालों को तुरंत दाह संस्कार करने के लिए नगद में 50,000 रुपये का भुगतान और उनको डेड बॉडी ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी सभी परिजनों को। और 20 लाख रुपए का चेक कंपनी देगी मां अंबे लिमिटेड, जिससे कि उनके परिवार को। और एज फैक्टर के हिसाब से सभी परिजनों को कैलकुलेट करके कंपनसेशन के रूप में, जो कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए के बीच में होगा, वो भी भुगतान होगा। और ग्रुप इंश्योरेंस जिसका प्रावधान है बीसीसीएल में, जो सभी
कर्मियों को होता है उसके ये में भी उनको भुगतान होगा इंश्योरेंस के माध्यम से भी। और परिवार को नियोजन भी दिया जा रहा है, और जो परिवार नियोजन नहीं ले पाएंगे उनको परिवार को 60 साल तक आजीवन HPC वेतनमान से उनको पेमेंट होगा। देखिए, पूरी तरह से BCCL मैनेजमेंट की लापरवाही है। BCCL कहीं ना कहीं वो जो DGMS का जो सेफ्टी रूल है, जो उसको इंक्लाइंट को जो OB को हटाना चाहिए वो प्रॉपर वे से हटा नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग का ये 6 भाई हमारे गरीब दबे लोग आज जो दिहाड़ी मजदूर करते थे वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के और BCCL के और माँ अम्बे के बलि चढ़े। मुआवजा 20 कर रहे हैं हम लोग चेक पेमेंट में। उनका जो भी ब्लड रिलेशन का है उसका डिटेल्स हम लोग को दे दिया जाए, और एक कंपेंसेशन जो है एज फैक्टर का वो 10 से 12 के बीच जो भी फैक्टर निकलेगा वो कैलकुलेशन का है कमिश्नर का, वो भी दिया जाएगा। और उसमें इंश्योरेंस का भी जो भी होगा एक नियोजन, उनके घर का एक नियोजन दिया जाएगा। और देखिए, SIR पर RSS का बड़ा बयान सामने आया है। देश भर में SIR जरूरी है, ये RSS का कहना है। निष्पक्ष चुनाव के लिए SIR जरूरी RSS ने बताया है। समय के हिसाब से SIR जरूरी है। बिहार से भी SIR की शुरुआत हुई। लगातार SIR का विरोध विपक्ष कर रहा है, लेकिन ये पूरे देश के लिए जरूरी है। बिहार में SIR लागू करने के बाद अब निर्वाचन आयोग अलग अलग राज्यों में SIR लागू करने की नीति बना रहा है, जिसके लिए अलग अलग राज्यों के CEO के साथ 10 सितंबर को बैठक करने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले ही झारखंड में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि SIR का विरोध नहीं है, लेकिन SIR के आड़ में वोट चोरी का विरोध है। वहीं JMM ने इसे केंद्र सरकार की तानाशाही बताते हुए तंज कसा कि जब केंद्र की सरकार को जन समर्थन नहीं होता है तो वह अपने एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। यार का मतलब है कि आप उसको खुली छूट दें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पुराना अगर वोटर आईडी वो पेश करता है तो उसको मान लीजिए। केवल हम लोग इतना ही मांग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मांग कर नहीं रहे हैं। लेकिन देश का निर्वाचन आयोग है जो यहाँ के दलित, आदिवासी, OBC जो नीचे तबके के लोग हैं उनके वोट काटने पर उतारू है, क्योंकि वो एक दल को जिताना चाहता है। घुसपैठियों को इसमें शामिल करा दिया, और झारखंड को तो विशेष आपत्ति इसलिए होगी ना क्योंकि इनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद का दर्जा प्राप्त है। अब अगर बात करें संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या 1951 से 2011 के बीच में 16% घट गई और मुसलमानों की 14% बढ़ गई। तो ये जाहिर तौर पर जितने घुसपैठिए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा, इसलिए इनको आपत्ति हो रही है। केंद्र में जब तानाशाही मिजाज की सरकार होती है और उन्हें जन समर्थन नहीं होता है तो इस तरह के हथकंडे सामने दिखाई पड़ते हैं। कभी ईडी को, कभी CBI को, कभी इनकम टैक्स को आगे करके कैसे चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, ये तो सभी हम लोगों ने देखा है। अब सामने चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के माध्यम से SIR क्या है? जो भाजपा विरोधी वोट बैंक है उसको स्लैश करो, उसको काटो, उसको बेदखल करो, उसको इलेक्टोरल रोल से बाहर करो। तो झारखंड में ये कवायद पूरी तरह से आदिवासियों, पिछड़ों, माइनॉरिटीज़, इनके वोट को कम किया जाएगा, गांव देहात को वोट को कम किया जाएगा। बिहार में SIR लागू करने के बाद अब केंद्र चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों में SIR लागू करने की नीति बना रहा है, जिसके लिए अलग अलग राज्यों के CEO के साथ 10 सितंबर को बैठक करने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले ही झारखंड में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि SIR का विरोध नहीं है, लेकिन SIR के आड़ में वोट चोरी का विरोध है। खबर जामताड़ा से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केरल कांग्रेस के B से BD और B से बिहारी वाले पोस्ट पर BJP और JDU पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि JDU और BJP के पास कोई असली मुद्दा नहीं है। यहाँ बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, लेकिन उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है। कौन कहाँ क्या बोल गया, उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। JDU और भाजपा तो कोई मुद्दा है नहीं। यहाँ 65 लाख वोटर का नाम काट दिए, वो मुद्दा अपने नहीं आ रहा है। अब चले गए
कौन कहाँ क्या बोल दिया उसको मुद्दा बना रहेगा। हमको बिहार के लोगों को इंसाफ दिलाना है। वोटर लिस्ट से नाम काट दिया, आधार से नाम काट दिया, बैंक लिस्ट से नाम काट दिया, पैसा गमन हो गया, पैसा लूट लिया आम जनता का, बिहारियों का। ये मुद्दा है। जदयू को समझा दीजिएगा कि इरफान सईद ने कहा है। जदयू से मैं मांग करता हूँ कि 65 लाख वोटर का नाम जोड़िए। चतरा में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और एलजेपी विधायक जनार्दन पासवान के बीच राजनीतिक तल्खी जारी है। दोनों बयानबाजी में शब्दों की मर्यादा लांघते दिख रहे हैं। सत्यानंद भोक्ता ने आरोप लगाया है कि विधायक जनार्दन पासवान ने चतरा में गरीबों का पैसा लूटकर 10 कट्ठा जमीन लिया है और उस जमीन पर शीश महल बनवा रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए विधायक जनार्दन पासवान ने सत्यानंद भोक्ता भ्रष्टाचार को लुटेरा मिनिस्टर बताते हुए 2000 करोड़ की संपत्ति होने का दावा कर दिया और ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में सत्यानंद भोक्ता को फिर से जेल जाना पड़ेगा। बिजली पानी देने के लिए जिताया गया है, जो समूचे जो जन समस्या है उसके लिए आपको जिताया गया है। आपको घर बनाने के लिए जिताया नहीं गया है। अभी एक राजमहल है आपको उधर सुनेंगे यूपी में, और यहाँ वो शीश महल बना रहा है चतरा में। साल भी नहीं पूरा इन्हें करे, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो आप 10 महीने में 5 पैसे ले लाए भाई, करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए। आपको जमीन लेने के लिए पैसा कहाँ से आ गया? घबराहट भारी है। वो आता है तो 4 दिन छुपल था, पता है ना। इतना पैसा है। जोगिंदर यादव भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो राजद कार्य करता है। 5 लाख संजय सिंह जोगी हरा के 3 लाख, एक कम से कम 5 करोड़ रुपया बाजार से पैसा लिया हुआ है। अधिकारी से पैसा नहीं ले रहा है का? अधिकारी आ रहे हैं यहाँ तगादा में, मिलता नहीं, जनरेटर बंद करवा देता है। सियासत से बड़ी खबर है, जहां 8 सितंबर को गोवा आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। परियोजना का शिलान्यास उद्घाटन भी करेंगे। परिसंपत्ति वितरण और नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर डीसी और एसपी ने वरीय अधिकारियों के साथ गोवा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। तो गोवा गोलीकांड के शहीदों को नमन करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि सीएम देंगे, जिसको लेकर के तैयारी भी पूरी की गई है। इसके साथ साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी इस मौके पर होगा। सीएम के आगमन को लेकर के अब तैयारी तेज कर दी गई है, प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोलकाता से लौटते समय बहरागोड़ा पहुंचे। यहां उन्हें पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। थोड़ी देर रुकने के बाद झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। सीएम के साथ विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती, स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सुमेश सोरेन और पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। घाटशिला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की जीत को लेकर रणनीति तैयार की गई। साथ ही बहरागोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और वंदे भारत बनने वाली कंपनी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विषय पर चर्चा की। उसके साथ साथ जो यहाँ से बड़ा हमारा जो ये अपना रेलवे लाइन जो जाएगी उसका बारे में विस्तृत बात की है। हम वंदे भारत का जो प्लांट लगने वाला उस पर भी विस्तृत बात की। सकारात्मक बात सीएम साहब किए हैं और बोले कि हम प्लांट करके जल्द से जल्द इसको धरातल में लाने का। उपचुनाव के बारे में, घाटशिला उपचुनाव के बारे में क्या? उपचुनाव के बारे में यही है कि हम लोग बगल में रहते हैं। बोले कि आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, कैसे सीट निकलेगा ये आप लोगों का मामला है। हम लोग भी बोले हैं कि सीट हरा निकालेंगे आप। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी की कार्यशाला आज से शुरू हुई है। 2 दिन तक ये कार्यशाला चलेगी। बता दें कि कार्यशाला में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं। पीछे की सीट पर पीएम मोदी दिखाई दिए। इस कार्यशाला के दौरान 2 दिन तक ये कार्यशाला चलेगी। आम कार्यकर्ता की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए। तस्वीर देखिए, बीजेपी की कार्यशाला, जहां सबसे आगे इस तस्वीर में रवि किशन दिखाई दे रहे हैं और काफी पीछे आपको एक कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे होंगे। तो आम कार्यकर्ता की तरह बिल्कुल पिछली पंक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म पर पीएम मोदी को बधाई भी दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सादगी और आम कार्यकर्ता की तरह इस कार्यशाला में शामिल हुए। इस कार्यशाला में एक सीखने सिखाने का मौका है और ये बेहद खास तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो जाती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर खास है।
और ये तस्वीर खास इसलिए भी है क्योंकि एक संदेश देती है किस तरीके से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या फिर एक छोटा सा कार्यकर्ता एक साथ मिलजुल कर कैसे वो काम करते हैं। और एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर ही पिछली पंक्ति में भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। रामगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी स्लैब कम करने का व्यवसायी वर्ग ने स्वागत किया है। व्यवसायियों ने जीएसटी रिफॉर्म को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि त्योहार के मौके पर इससे बाजार में तेजी आएगी, लोगों की खुशी दोगुनी हो जाएगी, व्यापार बढ़ने से रोजगार भी बढ़ेगा, आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। अलग अलग टैक्स का स्लैब होने के कारण व्यापारियों को भी परेशानी होती थी। ही नहीं है, जैसे सेस 3 से 25% तक सेस अधिक कॉस्ट वाली गाड़ियों पर सरकार लेती थी, तो वो पैसे यदि वापस नहीं हुए तो डीलरों को इसका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अन्यथा यह निर्णय सरकार का बहुत ही अच्छा है, इसका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही आने वाले दिनों में इसका जो असर पड़ेगा, ये निर्णय केंद्र सरकार का आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये इनका रिफॉर्म करना डायरेक्ट ग्राहक पर असर पड़ा है इसका। और जो स्लैब था पहले 18% को स्लैब को घटा करके जो 5% किया गया, या 28% के स्लैब को घटा के जो 12% किया गया, तो ये स्लैब को घटने से, रिफॉर्म करने से जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न हम लोग का सस्ता होगा। जो ब्रांडिंग सामान पे पहले टैक्स था वो टैक्स घटा है, इससे आम उपभोक्ता को फायदा होगा। और चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, नक्सली कमांडर ढेर किया गया, 10 लाख के इनामी को ढेर किया गया। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि एसपी ने मामले की पुष्टि कर दी है। कोल्हान जंगल में ये मुठभेड़ हुई, तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सली कमांडर ढेर किया गया। 10 लाख का यह इनामी नक्सली जो मारा गया है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एसपी ने मामले की पुष्टि कर दी है। कोल्हान जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। और अभियान के दौरान पुलिस को देखते ही नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। बाद में सर्च के दौरान हमें ये पता चला कि उक्त मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर 10 लाख का इनामी आफ्टन उर्फ अमित हांसदा ये मारा गया है। साथ में हमें हथियार और कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। और देखिए, आपको बता दें कि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है और भारत की अगर हम बात करें तो चंद्र ग्रहण का समय जो है भारत के समय अनुसार 8:58 से लगना शुरू हो जाएगा। 9:57 से आंशिक चंद्र ग्रहण नजर आएगा। 11 बजे पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो रात के 11:41 पर चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा। रात 12:22 पर यानी कि मध्य रात्रि पूर्ण चंद्र ग्रहण का समापन हो जाएगा। देर रात 1:26 पर आंशिक चंद्र ग्रहण का समापन हो जाएगा। रात 2:25 पर पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण का भी समापन हो जाएगा। एशिया, ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर रहा है। और दूसरे चंद्र ग्रहण की तुलना में अगर हम बात करें तो यह कुछ विशेष है। खग्रास, खा का अर्थात आकाश होता है, ग्रास मतलब कि आकाश के मैक्सिमम पोर्शन में भी वो ग्रास करेगा। इसके अतिरिक्त इस साल के चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श काल है, मतलब प्रारंभ की अगर हम बात करें तो 9:58 7 सितंबर की रात 9:58 में, जो कि स्पर्श काल के रूप में यानी प्रारंभिक काल, और जो मध्य काल रहेगा वो 11:42 रात्रि, और तत्पश्चात 9 सितंबर के प्रातः यानी 1:26 यानी 8 की रात्रि और 9 के सुबह 1:26 में उसका मोक्ष काल होगा यानी अंतिम काल होगा। तो कुल मिलाकर के अप्रॉक्स 82 मिनट का यह चंद्र ग्रहण हम सबों के समक्ष रहेगा।
साल 2025 का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आज है, जिसको लेकर ज्योतिष विज्ञान ने भी बहुत कुछ बताया है। आज के चंद्र ग्रहण का कुंभ राशि के साथ साथ वृष, मिथुन और सिंह राशि पर विशेष प्रभाव रहेगा। ज्योतिष के अनुसार जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा का योग है, उस पर भी इसका विशेष प्रभाव रहेगा। रांची विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर ने आज के चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 पर शुरू होगा और देर रात्रि 1:26 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। ऐसे में आज दिन में 12:57 से सूतक काल प्रारंभ हो रहा है। सूतक काल में मंदिरों में प्रवेश, प्रतिमाओं का स्पर्श, पूजा, देवी देवताओं का भोग लगाना आदि कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसे में आज 12:57 से पूर्व मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आज संध्या में महाआरती और पूजा नहीं होगी। ग्रहण के दरमियान खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतना चाहिए। ग्रहण के दरमियान शयन करने से बचना चाहिए। नुकीली चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो देखिए, साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। 7 से 8 सितंबर की रात लग रहे चंद्र ग्रहण को संसार के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। तो देखिए, इस साल लग रहे सिर्फ एक ग्रहण को ही भारत से देखा जा सकेगा। भारत के अलग अलग शहरों से लोग इस चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे। लोकल वातावरण के चलते चंद्र ग्रहण कितना दिखेगा या कितना नहीं, यह निर्धारित होगा। छत से या फिर उपकरणों की मदद से यह चंद्र ग्रहण साफ नजर आ सकता है। अब देखिए, सूतक काल समझते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार ये अशुभ समय माना जाता है। ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू होता है और इस समय कई तरह के काम करने की मनाही भी होती है। 7 सितंबर के दिन दोपहर 12:57 से सूतक काल शुरू हो गया। रात 1:26 पर सूतक काल समाप्त हो जाएगा। अब समझते हैं कि ब्लड मून क्या होता है। तो ब्लड मून एक खगोलीय घटना है जो पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होती है। इसके साथ साथ सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के आने पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी पर छाया पड़ने से चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। जब चंद्रमा का रंग गहरा लाल होता है तो उसे ब्लड मून कहते हैं। तो आज ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसको लेकर के कई सावधानियां भी बरतने की लोगों को जरूरत है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।